Hello students, this is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I am with conditionals. आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को कंडीशनल्स बताने जा रहा हूँ. इंग्लिश और हिंदी में ये सब जो मतलब कुछ पॉइंट हैं जहाँ हम लोग मतलब डिफ़र करते हैं. हिंदी के लिए मतलब जो खास करके टेंस की जो हमारी समझ होती है, हम जिस टेंस का यूज़ करते हैं, इंग्लिश वैसा नहीं करता है. इंग्लिश में आपको स्ट्रक्चर देखकर ही यह डिसाइड करना होगा कि यह किस तरह की शर्त वाली बात है, किस तरह का कंडीशनल है. हिंदी में हमारे पास एक से अधिक रास्ते होते हैं, हम एक ही बात को कई एक तरह से बोल सकते हैं. लेकिन इंग्लिश में हमको उस चीज़ के लिए एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है. और यही बात कंडीशनल में असल चीज़ जो है कंडीशनल की समझ के लिए, वो यही चीज़ है कि इंग्लिश का जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है और उसके लिए हिंदी के जो कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए. अदरवाइज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर कंडीशनल वन है तो फिर इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट, या अगर कंडीशनल जीरो है तो इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट. कंडीशनल अगर टू है हमारा तो फिर इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, और अगर कंडीशनल 3 है तो फिर इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3. इससे काम चल जाता है. लेकिन ये तो सिर्फ एग्ज़ाम में अगर आपको उस पार्ट को फिलअप करना है तब. अदरवाइज अगर कहीं आपको ऐसे एक्सप्रेशंस को लिखना होता है तो जब तक आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, कंडीशनल की बेसिक को, तब तक आप वहाँ फिर मतलब compete नहीं कर सकते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं कर सकते. तो चलिए हम इस एंगल से देख रहे हैं कि कंडीशनल को किस तरह समझा जाए. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को कन्वीनियंट फील करें, उस एंगल से देखें और समझें उस चीज़ को. तो यहाँ हमने हिंदी में 4 सेंटेंसेज आपके लिए लिखे हैं, और अगर आपने इन चारों सेंटेंसेज को उस एंगल से देख लिया और जिन जिन पॉइंट्स पर मैं आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने उन पॉइंट्स पर फोकस कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने कंडीशनल को पूरी तरह समझ लिया, और इसके सारे इश्यूज़, इसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सारा कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले एग्जांपल पर नज़र डालते हैं. अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा. तो कंडीशन मीन्स शर्त, और यहाँ देख लें कि शर्त है कि अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो कार खरीद लूँगा, अगर तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता. ये चारों सेंटेंसेज है. और शर्त तो कभी अकेली रहेगी नहीं, शर्त के साथ निश्चित रूप से उसका परिणाम रहेगा. अगर शर्त है तो फिर उसका रिजल्ट भी. तो सब में शर्त भी है और रिजल्ट भी है. प्रत्येक सेंटेंस के जो भी चारों सेंटेंसेज हमारे सामने हैं, प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट, शर्त परिणाम, चारों सेंटेंसेज के. और जो शर्त वाला पार्ट है उस पार्ट को हम लोग कहेंगे इफ़ क्लाउज, मतलब सेंटेंस का जो पार्ट होता है इफ़ क्लाउज, और जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अभी मेन क्लाउज बोलेंगे. तो ये इफ़ क्लाउज हो गया, मेन क्लाउज, इफ़ क्लाउज, मेन क्लाउज, और इसी तरह इन दोनों सेंटेंसेज में भी इफ़ क्लाउज और मेन क्लाउज. तो आप देख लें यहाँ शर्त क्या है, सूरज का डूबना, और फिर रिजल्ट क्या है, अंधेरा छा जाना. इसी तरह दूसरे सेंटेंस में आप देख लें, मेहनत करना और सफल होना. तीसरा लॉटरी का जीतना और कार खरीदना. और चौथा जो है उसमें अगर तुम मुझसे मिले होते बीते समय में तो मैं तुम्हारी मदद कर देता. तो इसमें भी शर्त, यानी ये पार्ट शर्त और ये रिजल्ट. अब सवाल ये है कि असल चीज़ जो कंडीशनल के लिए हमारी समझ को, मतलब एक तरह से हमारे कंसेप्ट को बनाएगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि शर्त और रिज़ल्ट, इन दोनों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि कहाँ कहाँ शर्त के पूरे होने की और फिर उसके रिज़ल्ट मिलने के चांसेस कितने हैं. यानी रिज़ल्ट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसमें उसकी प्रबलता कितनी है. अगर इस चीज़ को हमने समझ लिया, इस एंगल से देख लिया, तो कंडीशनल को हम लोगों ने समझ लीजिए कि समझ लिया. तो सबसे पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं और उस एंगल से देख रहे हैं, अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा. अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा.
कोई कन्फ्यूजन नहीं। सूरज जब भी डूबता है तो अंधेरा छाता ही है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई अंधेरा छाने से, अगर सूरज डूब जाए तो पूरी दुनिया में अंधेरा छाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को आप काउंट ना करें कि अगर आपका बल्ब जल रहा है या थोड़ा सा आपने लाइट का अरेंजमेंट कर लिया है दुनिया के कुछ भाग में, तो आप समझ लें कि ये हमारा स्टेटमेंट, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, सूरज अगर डूब जाएगा तो निश्चित रूप से सारी दुनिया में, दुनिया के उस पार्ट में अंधेरा छा जाएगा। अभी चंद्रयान 2 जो वहाँ है, तो फिर 14 दिन के लिए उसको अंधेरा में रहना पड़ रहा है चाँद पर। तो इसी तरह धरती का जो हिस्सा सूरज के अपोजिट चला जाता है, वहाँ अंधेरा छाना है। तो ये बिल्कुल जग जाहिर है, ये एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। इसको होने से, यहाँ शर्त को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और एग्जांपल अगर ले लें आप, अगर कोई आग को छुएगा तो जलेगा, आग को छुए तो कभी सवाल उठता है क्या जो वो आदमी नहीं जले, एकदम जलना है। तो ये इस तरह की बात है कि अगर शर्त पूरी हुई तो फिर रिजल्ट मिलना तय है। अब हम दूसरे सेंटेंस पर नज़र डालें, लेकिन पहला सेंटेंस याद रहे हमको, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे। अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ये बात सच्ची नहीं होती है। अच्छी तो है लेकिन हमेशा सच्ची नहीं होती है। लक भी कोई चीज़ होती है। अगर आपने मेहनत किया या किसी ने मेहनत किया और थोड़ा सा अनलकी है, ठीक परफॉर्मेंस के समय या एग्ज़ाम के समय तबीयत ख़राब हो गई या ऐसा कुछ हो गया, तो फिर ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा, जैसा हम कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो हो सकता है कभी कभी सफलता नहीं भी मिले। यानी जितने चांस यहाँ हैं उससे यहाँ शर्त के पूरे होने की चांस यहाँ जितने हैं उससे यहाँ चांस कम हो जाता है। इसमें बिल्कुल गारंटेड है, और यहाँ क्या है, उतनी गारंटी वाली बात नहीं है। अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, एकदम पूरी तरह गारंटेड, और यहाँ मेहनत करोगे तो सफल होगे। हाँ ठीक है, अच्छा खासा चांस है, बट पूरी तरह गारंटी नहीं है। इसी चीज़ को समझना होगा। यानी यहाँ सबसे अधिक, एकदम बिल्कुल पूरा का पूरा, और यहाँ क्या है, थोड़ा सा कम हो गया। और अगर आप तीसरे सेंटेंस पर नज़र डालें, अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँगा तो कार खरीद लूँगा। यहाँ देख लें, लॉटरी जीतना कितने के लिए पॉसिबल है। सारे लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, कितने लोग जीत पाते हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। तो ऐसे में यहाँ शर्त की मात्रा इससे भी कम हो गई, नहीं के बराबर। शर्त के पूरे होने की संभावना यहाँ कितनी रही, नहीं के बराबर। यहाँ कितनी है, पूरी की पूरी है। यहाँ कितनी है, तो यहाँ अच्छी खासी है, बट यहाँ क्या है, यहाँ नहीं के बराबर है। अब देख लें कि शर्त की मात्रा, यानी शर्त के पूरे होने के बाद परिणाम मिलने का जो चांस है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी प्रबलता कम होती चली जाती है। इसमें पूरी तरह पूरा का पूरा चांस, और इसमें मतलब अच्छा खासा चांस है, बट पूरी तरह गारंटेड नहीं है इस तरह। और यहाँ आने के बाद नहीं के बराबर, लॉटरी जीतने का चांस नहीं के बराबर। आप और सब सेंटेंसेस का भी एग्जांपल लेकर के इसमें देख सकते हैं। अगर तुम मुझसे मिले होते, अब चौथा सेंटेंस, अगर तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। अब आप फिर से एक बार इन तीनों सेंटेंसेस को देखें। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज है, इसमें जो भी बात है, जो भी शर्त है और जो भी रिजल्ट है, वो फ्यूचर का है। अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, ऐसा नहीं कहते हैं सूरज डूब गया तो अंधेरा छा गया। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँ, अभी नहीं जीता हूँ। यानी ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है, इसमें जो भी चर्चा है उसमें बात फ्यूचर की है। लेकिन यहाँ आप देख लें, इसमें पास्ट की बात है। पास्ट में अगर तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, यानी पास्ट की बात है। तुम मुझसे नहीं मिले तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, या अब वो नहीं मिला तो फिर हम इस तरह की बात बना रहे हैं। लेकिन बात क्या है, पास्ट की है। अगर तुम मुझसे मिले होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ये तीनों ये तीनों प्रेजेंट या फ्यूचर, आप जो भी माने, और ये जो है ये पास्ट की बात है, ये इससे अलग है। और इस तरह ये चारों जो है ना हमारे कंडीशनल्स हैं। लेकिन इंग्लिश में कंडीशनल्स को जो ऑर्डरिंग किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह, तो उसको इस तरह से नहीं करते। यहाँ तो हमने इस एंगल से इसको लिखा है कि चांस के पूरे होने की संभावना जहाँ जितनी अधिक है उसको हमने ऊपर लिखा है। यहाँ पूरी तरह गारंटीड है, इसको सबसे ऊपर लिखा है, और जैसे ही उसकी मात्रा कम होती चली जाती है तो उसको हमने नीचे लिखा है। बट जहाँ पूरा का पूरा गारंटेड होता है ना, उसको इंग्लिश में 1 नहीं कहते हम, उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है, 0 कंडीशनल। और जहाँ अच्छा खासा चांस होता है मेहनत करना, सफल होना, तो फिर ऐसे में इसको हम 1 कहते हैं। और जहाँ नहीं के बराबर चांस रहता है लॉटरी जीतना,
ड्रीम 11 खेलना, तो इसको हम कंडीशनल 1 कहते हैं। और जहाँ बीते समय वाली बात होती है तो उसको कंडीशनल 3 कहते हैं। इंग्लिश में ऑर्डरिंग इस तरह का होता है। अब हिंदी में आप देख लें, इस पार्ट में फ्यूचर है और इस पार्ट में भी फ्यूचर है, दोनों ही पार्ट में फ्यूचर है। यहाँ भी कंडीशनल 1 में भी देखें तो फ्यूचर और फ्यूचर, लेकिन हिंदी में हम इसको अलग तरह से भी कहते हैं। जैसे कि अगर सूरज डूब जाता है, जब भी सूरज डूब जाता है तो अंधेरा छा जाता है, ये जानी हुई बात है। तो हम इसको इस तरह भी हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी इसको, अगर तुम मेहनत करते हो, अभी मेहनत करते हो तो सफल होगे, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, अलग टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। तो चलिए पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हिंदी में कैसे कैसे हम इसको अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। चलिए इस पर नज़र डालिए। हमने अलग तरह से थोड़ा सा लिखा है इसको। अगर सूरज डूब जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, इसको हमने किस तरह लिखा है? अगर सूरज डूब जाता है तो अंधेरा छा जाता है। आप देख लें, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यहाँ दोनों में फ्यूचर इंडिफिनिट। चाहे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी यूज़ करें, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, इसमें किस तरह की शर्त है और किस तरह का रिजल्ट है। तो शर्त कैसी और रिजल्ट कैसा, बिल्कुल गारंटेड। तो इसमें आप इसको प्रेजेंट में लिखें या फ्यूचर में लिखें, इंग्लिश का जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, जो एकदम आपको फॉलो करना है, वो इसका कभी भी चेंज नहीं होगा। हिंदी में आप इसको किसी भी तरह बोलें, बट इंग्लिश में वह जो उसका है एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर, आपको उसी को फॉलो करना है। यह बात है, मैं इसी चीज़ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो कंडीशनल में फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसी तरह आप इस सेंटेंस को भी देख लें या इस एक्सप्रेशन को भी देख लें, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे। ऐसा भी होता है, अगर तुम मेहनत करते हो तो सफल होते हो, यह भी सही बात है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। बट आप देख लें कि इसमें कितनी गारंटी है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, आप किसी भी तरह लिखें, इसमें फ्यूचर का यूज़ करें या प्रेजेंट का यूज़ करें, अगर फैक्ट एक तरह का है, यानी शर्त के पूरे होने की संभावना की मात्रा एक जैसी है, तो फिर इसमें आपको मतलब अलग स्ट्रक्चर, इससे अलग, जहाँ गारंटी वाली बात और जहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटी वाली बात, तो फिर इससे अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। बट चाहे आप इसको फ्यूचर में लिखें या प्रेजेंट में लिखें, आप दोनों के लिए ही इंग्लिश में एक ही स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि इसके लिए आप फ्यूचर का यूज़ कर दें और इसके लिए प्रेजेंट का यूज़ कर दें। यहाँ भी आप प्रेजेंट का यूज़ कर दें या फ्यूचर का यूज़ कर दें और इसमें प्रेजेंट का यूज़ कर दें, एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। इसी तरह यहाँ भी, यानी चारों स्टेटमेंट में यह मैटर नहीं करता है कि हम हिंदी में उसको किस तरह लिखते हैं, इंग्लिश में उसके लिए फिक्स्ड स्ट्रक्चर हैं। और आपको अपनी समझ पर ये कॉन्फिडेंस रखना होगा, उस पर भरोसा करना होगा कि यहाँ शर्त होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। यानी अगर पॉसिबिलिटी पूरी तरह गारंटेड है तो ये हमारा जीरो कंडीशनल हो गया, हम इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और अगर अच्छा खासा है, मेहनत करना और सफल होना जैसी बात, तो फिर वहाँ 1 को फॉलो करेंगे। और अगर नहीं के बराबर चांस है तो वहाँ कंडीशनल 2 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और अगर पास्ट की बात हो गई, जहाँ शर्त पूरी नहीं हुई तो रिजल्ट के मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो फिर वहाँ हम कंडीशनल 3 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कंडीशनल 1, 2, 3 या 0 इसके स्ट्रक्चर क्या है। चलिए अब हमने मतलब ये तो डिसाइड कर लिया है, देख लिया है कि सब हमारे चारों एक्सप्रेशन में 2-2 पार्ट हैं, शर्त और फिर उसका रिजल्ट, शर्त और रिजल्ट, शर्त और रिजल्ट। तो ऐसे में शर्त वाले पार्ट को हम इफ़ क्लॉज, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है मेन क्लॉज, सब जगह इफ़ मेन इस तरह हमने लिख दिया है। अब अगर हमारा जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल याद रहे, यानी होकर रहने वाली बात, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, आग को छूना और जल जाना जिसको कोई रोक नहीं सकता है, बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल लेना, बर्फ़ का पिघल जाना, दूध को वैसे छोड़ देना और फिर दूध का खराब हो जाना, ये सारे के सारे जो हमारे कंडीशनल हैं वो कंडीशनल जीरो हैं। तो ऐसे में ईफ क्लॉज में यानी शर्त वाला पार्ट में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। ये इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि और कहीं उस स्ट्रक्चर को हम फॉलो नहीं करेंगे। हमारी ये समझ कि किस तरह की बात है तो फिर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर इस तरह की बात है कि शर्त पूरी होकर रहेगी, होकर रहने वाली बात है, तो वहाँ हम इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट हमको यूज़ करना है।
ईफ क्लॉज में जीरो कंडीशनल में यानी होकर रहने वाली बात में प्रेजेंट इंडिफिनिट, ईफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब हम आते हैं कंडीशनल 1 पर, जहां अच्छा खासा चांस है मेहनत करना, सफल होना। तुम जब आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अच्छा खासा है, सब दिन आते हो, सब दिन मैं तुम्हारे साथ जाता हूं, बट कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरा कोई अर्जेंसी आ जाए, तो ऐसे में नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं गए तो इक्का दुक्का दिन नहीं गए, लेकिन और सब दिन तो जाते हैं, तो अच्छा खासा चांस है, लेकिन इतनी गारंटीड बात इसमें नहीं हुआ करती है। तो अगर तुम मेहनत करोगे यानी अच्छा खासा चांस वाला, तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, ईफ क्लॉज में आप इस डिफरेंस, मतलब ये जो डिफ़र करता है ना इससे, ये इस पर आप नज़र रखेंगे अच्छी तरह। तो ईफ क्लॉज में यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ भी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ भी है, यानी इस पॉइंट पर सेम है। ईफ क्लॉज में यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करेंगे, और मेन क्लॉज में यहाँ डिफ़र करता है, जो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है होकर रहने वाली बात में, यहाँ हम जहाँ अच्छा खासा चांस है उतनी गारंटी नहीं है जितनी गारंटी यहाँ थी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट। इसमें किस टेंस का यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट। यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट और फिर मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडिफिनिट। और इस तरह हमने अब तक दोनों कंडीशनल को देखा है, 0 और 1 को, गारंटेड बात में प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, और जब अच्छा खासा चांस है, पूरी तरह गारंटी नहीं है, तो इसमें ईफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडिफिनिट, जो इससे इसको अलग करता है। अब बात यह है कि वो वाली शर्त, यानी हमारा कंडीशनल 2, जहाँ की शर्त के पूरी होने की संभावना नहीं के बराबर है। लॉटरी का जीतना, ड्रीम 11 का खेलना जीतना, भूत का आना, डरकर भाग जाना, ऐसा कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि भूत नहीं है। लोग अभी भी मानते हैं कि हो सकता है कि है, कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट है, कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता। या फिर एलियन आ जाए तो मैं उसका स्वागत करूंगा, तो वो सब, या अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, अगर मतलब इस तरह की बातें हैं जहाँ की मतलब हो तो सकता हूँ, बट कितने चांस है, नहीं के बराबर। तो उसी तरह लॉटरी भी जीतने के चांस नहीं के बराबर हैं। तो फिर यहाँ ईफ क्लॉज में क्या लिखेंगे, इस पर अगर ये आपको अच्छी तरह याद है तो फिर इसको भी आप अच्छी तरह समझ लेंगे। यहाँ दोनों जगह हमने ईफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का। और यहाँ फिर मेन क्लॉज में हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का। ईफ क्लॉज में पास्ट इंडिफिनिट और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। एक चीज़ जिस पर कि आपको थोड़ा सा गौर करना है, आप देख लें कि ये बीते समय की बात नहीं है, मैं लॉटरी अब तक जीता नहीं, ये फ्यूचर की बात है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँ या अगर मैं लॉटरी जीत जाऊँगा। लेकिन हमने किस टेंस का यूज़ किया है, बात तो फ्यूचर की है, लेकिन हमने यूज़ किया है पास्ट इंडिफिनिट। और यही चीज़ जो है ना, आप क्या करेंगे, इंग्लिश की पिकुलरिटी है, बात फ्यूचर की, बट हम यूज़ किसका कर रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। इसी तरह मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं। यानी हमारा जो कंडीशनल 2 है, जहाँ चांस नहीं के बराबर है हमारी उस शर्त के पूरा होने का या फिर उसके रिज़ल्ट मिलने का चांस नहीं के बराबर है, तो वहाँ हमारा स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर से अलग होता है। जहाँ इस पार्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट, इस पार्ट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट, जीरो कंडीशनल में सेम गारंटीड बात में जहाँ अच्छा खासा चांस है तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट, यहाँ फ्यूचर इंडिफिनिट। लेकिन जहाँ चांस नहीं के बराबर है, बात तो फ्यूचर की है, बट हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट। और मेन क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। अब चलिए हम कंडीशनल 3 को देखते हैं, जो कि बात बीते समय की है, जो अभी हुआ नहीं और फिर इसीलिए उसका रिजल्ट भी पूरा नहीं मिला। अब कंडीशनल 3 के लिए, जहाँ की बीते समय की बात है, शर्त पूरी नहीं हुई, तो उसमें ईफ क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट। ईफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, और जो मेन क्लॉज है हमारा, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमने सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ लिख लिए हैं। जीरो कंडीशनल के लिए, होकर रहने वाली बात के लिए, ईफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट, मेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट, और फिर जो हमारा कंडीशनल 1 है, जहाँ अच्छा खासा चांस है मेहनत करना और सफल होना, तो फिर ईफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडिफिनिट, मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडिफिनिट, और कंडीशनल 2 में ईफ क्लॉज में पास्ट इंडिफिनिट, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, और कंडीशनल 3 में ईफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। अब इन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से
हम चलिए इन एक्सप्रेशंस को, इन सारे एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में लिख लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा एग्जाम के एंगल से भी देख लेंगे। और ये रहे इंग्लिश में सारे स्ट्रक्चर्स। इफ़ द सन सेट्स इट ग्रोज डार्क, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रहे होकर रहने वाली बात, गारंटीड। और फिर ये मेहनत वाली बात में, चूँकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ हमने इफ़ क्लॉज में इस पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है स्ट्रक्चर के हिसाब से, इफ़ यू लेबर सब्जेक्ट प्लस V1। और फिर यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट यू विल सक्सीड, इफ़ यू लेबर यू विल सक्सीड। फिर हमारा कंडीशनल 2 लॉटरी जीतने वाली बात, जिसका चांस नहीं के बराबर। तो फिर इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। तो यहाँ आप देख लें इफ़ आई वॉन सब्जेक्ट प्लस V1, तो यानी पास्ट इंडेफिनिट इफ़ आई वॉन ए लॉटरी। और फिर यहाँ ये स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है, सब्जेक्ट आई फिर प्लस वुड प्लस V1, यानी बाय, आई वुड बाय ए कार, इफ़ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड बाय ए कार। और जो हमारा तीसरा कंडीशनल है, जो बीते समय की बात है, जहाँ फिर मतलब शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर उसका रिजल्ट मिलना, दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है। अगर तुम मिले नहीं मुझसे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करता, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर यहाँ हमने इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज़ जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया है। तो इफ़ यू हैड मेट मी, पास्ट परफेक्ट। और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 की तरह आई वुड हैव हेल्प्ड यू, दैट्स दैट, यही कंडीशनल है। और 99% जो कंडीशनल का पार्ट है, अगर मिक्स्ड कंडीशनल नहीं हो तो ये वीडियो, अगर ये कंसेप्ट आपका बन गया तो आपने 99% जो इशू है कंडीशनल्स के साथ उसको सोल्व कर लिया। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के एंगल से देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने इनमें मतलब इन सारे एक्सप्रेशंस में पहले शर्त वाले पार्ट को लिख दिया है। हिंदी में जनरली हम लोग शर्त वाले पार्ट को पहले बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि ये वाइस वर्सा होता है, यानी इंटरचेंज होता है। इफ़ क्लॉज को हम इधर भी ले जा सकते हैं और मेन क्लॉज को इधर भी ले जा सकते हैं। सारे सेंटेंसेज में इफ़ क्लॉज इधर भी आ सकता है और मेन क्लॉज उधर भी जा सकता है। बट ये चीज़ याद रहे कि इफ़ क्लॉज यहाँ से यहाँ आए, मेन क्लॉज यहाँ से यहाँ जाए, वो अपना स्ट्रक्चर कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें जो हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर में है, अगर वो इफ़ क्लॉज की जगह पर गया तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा इफ़ क्लॉज की तरह, ऐसा नहीं होगा। इफ़ क्लॉज इधर आए तो वो जैसा है वैसा ही आएगा, और मेन क्लॉज अगर इधर जाए तो वो जैसा यहाँ है वैसा ही रहेगा। लेकिन हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में ऐसा होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एक अंतर है कि अगर हम इफ़ क्लॉज को पहले रखते हैं तो कॉमा का यूज़ करते हैं। आप देख लें कि सब जगह हमने कॉमा का यूज़ किया है। अगर हम इफ़ क्लॉज का यूज़ बाद में करें, मेन क्लॉज को ही पहले रख लें, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हमें कोमा को ओमिट कर देना है। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं उस हिसाब से। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हमने इफ़ क्लॉज को पहले लिखा है, इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, और मेन क्लॉज को बाद में। आप देख लें कि इट गेट्स डार्क को हमने पहले लिया है यहाँ, और इफ़ द सन सेट्स को बाद में, यानी इफ़ क्लॉज को बाद में। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है इसमें और इसमें कि हमने यहाँ कॉमा को ओमिट किया है। ठीक उसी तरह इफ़ यू लेबर यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड हमने पहले लिखा है, यानी मेन क्लॉज को अगर पहले लिखा है, इफ़ क्लॉज को बाद में ले जा रहे हैं, सिर्फ कॉमा को हमने ओमिट किया है। जैसा यहाँ स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट इधर गया तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रूप में यहाँ आया है, इफ़ यू लेबर। तो मतलब स्ट्रक्चर लेवल पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, जगह सिर्फ बदलती है। इसी तरह तीसरा भी, मतलब जो तीसरा हमारा एक्सप्रेशन है, जो कंडीशनल 2 है हमारा, इफ़ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड बाय ए कार। तो यहाँ आप देख लें कॉमा का यूज़ है, अगर इफ़ को हमने पहले लिखा है, अगर इफ़ को हम बाद में ले गए हैं तो फिर जैसा था वैसा ही एग्जैक्टली ले गए हैं, इफ़ आई वॉन ए लॉटरी। और फिर आई वुड बाय ए कार को हमने पहले लिया है, सिर्फ कॉमा का अंतर रहता है। इफ़ यू हैड मेट मी हमारा तीसरा कंडीशनल, इफ़ यू हैड मेट मी, इफ़ को हमने पहले लिखा है और फिर यहाँ इसके रिजल्ट को बाद में लिखा है। यहाँ हम रिजल्ट को पहले ले जाते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, एग्जैक्टली इसी तरह आई वुड हैव हेल्प्ड यू। और फिर इफ़ क्लॉज को हमने यहाँ लाया है और जैसा यहाँ था वैसा ही यहाँ लाया है, बस और कुछ नहीं होता है। हाँ, एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आप यहाँ भी थोड़ा सा गौर कर लेना, अगर आप देख लें कि एक पार्ट
आपको खाली छोड़ दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो पार्ट पर नज़र आपकी जा रही है, जो पार्ट आपके सामने है, उसमें कौन सा टेंस का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो आप देख लें किस तरह का एक्सप्रेशन है। अगर ऐसी बात है जहाँ होकर रहने वाली बात है तो यहाँ हम फिर प्रेजेंट को खोजेंगे। ऑप्शन में प्रेजेंट आपका वेट करता हुआ रहेगा अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है। अगर इस क्लाउज में इट गेट्स डार्क वाली बात है और यहाँ सूरज वाली बात है तो फिर यहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट खोजेंगे। 1 और 2, कंडीशनल 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसे ही आपको यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट मिल जाए मेन क्लॉज में तो आप समझ लें कि यहाँ निश्चित रूप से क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे भी अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका वेट करता हुआ रहेगा। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं ये सेंटेंस, चारों में से कोई ना कोई एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, वो आपका वेट करता हुआ रहेगा। इफ़ आई वॉन ए लॉटरी, अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो निश्चित रूप से यहाँ क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इसलिए कि ये हमारा कंडीशनल 2 है जो जहाँ की चांस नहीं के बराबर रहते हैं। और अगर इसको वाइस वर्सा भी कर दिया और इस पार्ट में आप देख लेते हैं, इतना मतलब इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर ये हमारा मेन क्लॉज है रिजल्ट वाला पार्ट, आई वुड बाय ए कार, और ईफ को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये हमारा ईफ क्लॉज है। तो फिर यहाँ हमको क्या चाहिए, अगर इसमें हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 देख रहे हैं तो ये हमारा कंडीशनल 2 है और यहाँ हमको पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। आप देख लें यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है और ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं उन चारों ऑप्शंस में से जो ABCD करके आपके सामने एग्जाम में होते हैं वो आपका वेट करता हुआ रहेगा। और इसी तरह अगर हमने यहाँ इसको अगर ढक दिया है या इसके लिए क्रिएट कर दिया है, खाली छोड़ दिया है, तो अगर आप देख लें कि इसमें पास्ट परफेक्ट है तो निश्चित रूप से इसमें आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 वेट करता रहेगा। या इसी को अगर ओमिट कर दिया गया है इस तरह, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, छोड़ दिया गया है खाली, तो फिर इसमें आप यहाँ क्या करेंगे, इसको देखना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। जैसे ही आपने देखा तो यहाँ किसकी खोज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, और ऐसे में पास्ट परफेक्ट कहीं ना कहीं आपका वेट करता हुआ रहेगा। एग्जाम का यही एंगल है। और अगर आपने इस तरह समझ लिया, होकर रहने वाली बात, हमारा जीरो कंडीशनल दोनों ही पार्ट में, ईफ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहाँ अच्छा खासा चांस है जैसे कि मेहनत करना और सफल होना, तो ऐसे में ईफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट। और जहाँ चांस नहीं के बराबर है, जैसे लॉटरी जीतने वाली बात, ड्रीम 11 वाली बात, एलियन के आने वाली बात, बिहार का मुख्यमंत्री होने वाली बात, तो फिर ऐसे में ईफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, बात फ्यूचर की है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। और जो हमारी तीसरी कंडीशनल है, तीसरा कंडीशनल है 0 1 2 3, और तीसरा जो कंडीशनल है वो क्या है, वो है बीते समय की बात है कि वहाँ शर्त पूरी नहीं हुई, इसीलिए फिर रिजल्ट का मिलना दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वहाँ हम ईफ क्लॉज में क्या लाते हैं, ईफ क्लॉज में आता है पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, दैट्स दैट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।